तो जैसा कि आप जानते हैं हम इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं। रमेश सिंह का चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। चैप्टर 6 चल रहा है। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, उसी की वीडियो हम बनाते हैं ताकि रिवीजन करते समय आपको दोबारा टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े और आप सीधा वीडियो देख के अपना टेस्ट रिवाइज कर ले। ठीक है, तो टेलीग्राम पे हमें 600 प्लस से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो आप भी आइए ज्वाइन कीजिए। चैप्टर 6 है इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, आर्थिक सुधार। चलिए, क्वेश्चन 1 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD के बारे में बताना है हम लोगों को यहाँ पे। ए, इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1961 टू स्टिमुलेट द वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए हिंदी में एक अच्छे समझाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में कथन पर विचार करें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। सेकंड, यह विश्व व्यापार और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। तो जो OECD है ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 36 कंट्रीज़ है। ठीक है, OECD को हिंदी में कहता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, मैंने हिंदी में भी दे रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हिंदी मोस्टली वीडियो इंग्लिश में होती है तो हिंदी वाले बच्चे रह जाते हैं। चलिए, OECD 1961 में फाउंडेड किया गया था। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करें। ठीक है, OECD के बारे में देख लेते हैं। जो ज़्यादातर OECD के मेंबर हैं वो कौन से? वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, और उनका हाई है, क्या कहते हैं, HDI उनका बहुत हाई होता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़। तो यही मोस्टली उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और उन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हो। ठीक है, मुक्त बाज़ार को सपोर्ट करते हो। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक मंच प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि जो उनके इश्यूज़ हो रिलेटेड टू ट्रेड, और जो जैसे कोई कंट्री अच्छा कर रही है तो वो अच्छा कैसे कर रही है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके, तो उस चीज़ के लिए एक मंच प्रोवाइड किया जाता है। OECD क्या है? OECD एक ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर है जो थिंक टैंक की तरह काम करता है और मॉनिटरिंग करता है ग्रुपों के ऊपर। ठीक है, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस के। ठीक है, चलिए हमारा OECD खत्म हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 2। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD मेंबर्स आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेट सपोर्ट फ्री ट्रेड इकोनॉमीज। अगर आपने पीछे का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना होगा तो आप भी क्वेश्चन कर देंगे। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज टू कंपेयर पॉलिसी एक्सपीरियंसेस। C, OECD is an official United Nations observer and is referred to as a think tank. India is a member of OECD. ठीक है, हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। करेक्ट आंसर बताना है इसका। आर्थिक सहयोग विकास संगठन के बारे में कथन पर विचार करें। ए, इसके सदस्य लोकतांत्रिक देश है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। बी, यह अपने सदस्य देशों को नीतिगत अनुभवों की तुलना करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सी, यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है और इसे एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। भारत इसका सदस्य है। करेक्ट आंसर बताने में इसका। चलिए, बी आंसर है इसका। ABCD, तो डी क्यों गलत हो गया? तो भारत OECD का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत OECD का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है मेंबर? देखते हैं। OECD जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, भारत क्या एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए, WTO इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट ऑल्सो डील्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। सेकेंड, इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। करेक्ट आंसर बताने में इसका। हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कथन पर विचार करें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विवाद निपटान में भी काम करता है। सेकंड, यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए एक बार WTO के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। क्या फंक्शन है WTO की? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेड है उसका फ्लो स्मूथली हो, फ्रीली हो, फेयरली हो, ठीक है, उस चीज़ को देखता है ये WTO। जो ट्रेड है कंट्रीज़ के आपस के बीच में, तो उनके बीच में जो लॉ फॉलो हो रहे नहीं हो रहे वो सब देखता है WTO। और ये सब कैसे किसके द्वारा देखता है? ये सब देखता है तो WTO किसके थ्रू ये सब चीज़ें हैंडल करता है? तो हैंडल करता है इनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। WTO ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करके करता है, ठीक है। कंडक्ट करता है फोरम ताकि जो ट्रेड नेगोशिएशन पे बात हो सके। ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है। मॉनिटरिंग करता है नेशनल ट्रेड को, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। किनको करता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, ताकि जो उनका ट्रेड का प्रोसेस है वो अच्छे से हो। और क्या फंक्शन है इसका? ये फंक्शन है कोऑपरेशन करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जनरल से टर्म्स है, ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली नहीं है। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दोहा डिक्लेरेशन। द बाली मिनिस्ट्री डिक्लेरेशन वॉज अचीव्ड विच इज़ द फर्स्ट एग्रीमेंट अंडर दोहा राउंड। बी देयर वर दिस एग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इनकरेक्ट आंसर बताना में से। करेक्ट और इनकरेक्ट में हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। दोहा घोषणा के संबंध में कथन पर विचार करें। ए बाली मंत्री स्तरीय घोषणा हासिल की गई जो दोहा दौर के तहत पहला समझौता है। बी इसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच मतभेद थे, ठीक है। आंसर देखते हैं। यदि आपको यहाँ भी आंसर देना था वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। सी आंसर है। सॉरी दोस्तों, सी आंसर नहीं है, इसका आंसर डी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। चलिए दोहा डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। दोहा डिक्लेरेशन के 2001 की डिक्लेरेशन है, ठीक है। जो कहाँ से आई है? यह आई है 4th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO से आई है। WTO के 4th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से आई है, ठीक है। और दोहा कहाँ है? हमारा कतर में है। तो ये घोषणा ये कहता है जो प्रीवियस एग्रीमेंट हुए ना, जो प्रीवियस एग्रीमेंट हुए उनको दोबारा प्रोसेस में लाया जाए, उनको उनमें जो इशू है उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए मैंडेट देता है, ठीक है। इसी को दोहा डिक्लेरेशन कहा जाता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट और पब्लिक हेल्थ पे, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें डिसएग्रीमेंट था डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। इसके मेजर इम्पोर्टेंट इशू क्या थे? एग्रीकल्चर था, नॉन टैरिफ ट्रेड था, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो इशू थे, जो इंडस्ट्रियल टैरिफ के ऊपर इशू था, ठीक है, सर्विस के ऊपर, ट्रेड रेमेडीज़ के ऊपर। तो इनकी वजह से डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में डिसएग्रीमेंट हुए। जो बाली मिनिस्टर डिक्लेरेशन को अचीव किया गया था 2013 में, जो कि फर्स्ट एग्रीमेंट था किसके अंदर? दोहा राउंड के अंदर। और फर्स्ट एनानिमस एग्रीमेंट था अंडर WTO के अंदर, ठीक है। एनानिमस मतलब सर्वसम्मत से समझौता हुआ था अंदर WTO के। क्वेश्चन 5 के देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। सेकेंड, इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट मेंबर ऑफ गेट। करेक्ट आंसर बताना है इसका। हिंदी में एक तरह से समझाएगा। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कथन पर विचार करें। ए विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सेकंड, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है लेकिन गेट का सदस्य नहीं था। करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका आंसर ए है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है WTO का। तो इंडिया WTO का मेंबर कब से है? 1995 से है, 1995 से मेंबर है। और इंडिया जो था वो गेट का भी मेंबर था 1948 से, ठीक है। WTO का एक इंटरनेशनल बॉडी है जो डील करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट से।
जो कंट्रीज होती है, जो मेंबर्स होते हैं इसका WTO के, वो अपने डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए WTO की तरफ मूव करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो WTO के रूल्स हैं वो इसमें फॉलो नहीं किए गए, ठीक है। सब मेंबर को क्या किया जाता है यहाँ पे, इनकरेज किया जाता है ताकि जो अपने सेटलमेंट है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है, वो कंसल्टेशन और पैनल के थ्रू सॉल्व किया जा सके। यदि कंसल्टेशन फेल होता है तो पैनल के थ्रू सॉल्व किया जा सके, अदरवाइज कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व करना है। यदि रूलिंग अप्रूव किया जाता है कंसल्टेशन के थ्रू या पैनल के थ्रू, तो जो मेंबर कंट्रीज़ है जिसने वायलेट किया रूल को, उसको अपने रूल चेंज करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये कहता है इट हैड फोकस टू क्रिएट इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बी कन्वर्ट द इकोनॉमी into a market economy by the removal of unwanted restriction, C it allowed the flow of international goods, capital, service, technology etc। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है इसका। हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के उद्देश्य के बारे में कथन पर विचार करें। इसमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बी अवांछित प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया। सी इसने अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं, पूंजी सेवाओं, प्रौद्योगिकी आदि के प्रवाह की अनुमति दी। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बी है। चलिए आगे देखते हैं। जरा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इकोनॉमी के जो 1991 में थे हमारे। ये कहा गया था कि इसमें हमें ग्लोबलाइजेशन में फील्ड करना है और इकोनॉमी को बनाना है मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है। रिड्यूस करना है हमें इन्फ्लेशन रेट और रेक्टिफाई करना है इम्बैलेंसेस इन पेमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, ठीक है। इंक्रीज करना है ग्रोथ रेट, ठीक है। और क्रिएट करना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेट को, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को हमें इंक्रीज करना है। ये 1991 की बात हो रही है जो हमारा ऑब्जेक्टिव थे। स्टेबलाइज करना है एक इकोनॉमी और इकोनॉमी को कन्वर्ट करना मार्केट इकोनॉमी में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो रिमूव करना अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन को और अलाउ करना है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल अलाउ करना है, सर्विसेज अलाउ करना है, टेक्नोलॉजी लेना है और जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन है उसे बहुत कम करना है। प्राइवेट प्लेयर का रोल इसमें हमें ज़्यादा बढ़ाना है हर सेक्टर में। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991, ठीक है। इंडिया डिड नॉट हैव इनफ फॉरेन रिजर्व टू कंडक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड। सेकेंड, इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी लो। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए हिंदी में देखते हैं। 1991 के भुगतान संतुलन के कारणों के बारे में कथन पर विचार करें। ए दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। सेकंड, मुद्रास्फीति की दर बहुत कम थी। करेक्ट आंसर बताना है इसका। ए ठीक है, बी क्यों गलत है। देखिए बी क्यों गलत है। देयर वाज अ मैसिव राइज इन इन्फ्लेशन रेट, तो मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा थी। तो क्या कारण थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 1991 में, चलिए देखते हैं। तो पहला कारण ये था कि जो ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस था। क्या किस में इम्बैलेंस था, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट में और हाई फिस्कल अकाउंट डेफिसिट में। उच्च चालू खाता में और उच्च राजकोषीय घाटा में ज़्यादा असंतुलन था। और जो आगे कहता है ये जो क्राइसिस था ये एक ही रातों रात में नहीं हुआ था। इसका कारण जो था वो जो दशकों से जो उत्पीड़न चल रहा था, ठीक है, इम्प्रूडेंस उत्पीड़न चल रहा था उसके कारण, और जो लोक लुभावनी जो होता है ना आकर्षित स्कीम्स कि जैसे हमारा यहाँ होता था पहले कि इलेक्शन जीतने के लिए फार्मर्स ने लोन लिया वो माफ़ कर देना, है ना, ऐसी इन्हीं चीज़ों के कारण हुआ था। और जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था अर्निंग से, तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। और जो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट था वो 9% था जीडीपी का 1980-81 में, जो बढ़ के 12% हो गया था जीडीपी का 1990-91 में, ठीक है। जो गवर्नमेंट का इंटरनल डेब्ट था वो बढ़ गया, किसके कारण, जो ऊपर मैंने जो कारण बताया उससे गवर्नमेंट का डेब्ट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, वो 30% जीडीपी का हो गया 85-86 में, जो बढ़ के 53% हो गया जीडीपी का 90-91 में। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेटा मत याद कर लेना। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि क्या क्या इशू, मतलब क्या स्थिति थी उस समय 1991 के समय, क्या सिचुएशन थी भारत की, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डेटा को एज इट इज़ मत ले लेना। अब क्या था, क्यों और क्या कारण थे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के।
जो इंपोर्ट था वो ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, पैसा कम होगा भारत के पास फिर, क्योंकि भारत सारा पैसा बाहर भेज देगा इंपोर्ट करेगा तो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक और कारण था कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्यों हाई था, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा हो गए। ज़्यादा कैसे हो गए, क्योंकि जो गल्फ़ वार स्टार्ट हो गया था। अब भारत को क्या हो रहा था, भारत जो फॉरेस्ट रिजर्व था भारत का, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही थी, तो भारत को IMF से उधार लेना पड़ा। जून 1991 तक क्या हुआ, इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो $1 बिलियन से बहुत कम हो गया। तक का वो मतलब जो सामान जो था हम इंपोर्ट कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ इतना पैसा बचा था उस समय। इंडिया के पास इनफ फॉरेन रिजर्व नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, ताकि वो बिजनेस कर सके दूसरी कंट्री के साथ। अब इंडिया क्या हो गया, डिफ़ॉल्टिंग के कगार पे हो गया था। इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, अपना मनी धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया था। उनका सरकार के ऊपर से जो विश्वास था वो उठता चला गया। अब एक्सपोर्टर को लग रहा था कि उनको पेमेंट मिलेगी नहीं, जो भी हमने बात की है उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग IMF कंडीशन बताना है हमें। ठीक है, 1991 में गए थे। क्वेश्चन 10 बताना, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IMF कंडीशन पुट फोर्थ फॉर इंडिया इन 1991। ठीक है, ये बताना, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी बाय 22%। बी, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट डाउन बाय 10% एनुअली। करंट आंसर बताना है इसका। चलिए हिंदी में देखते हैं। 1991 में भारत के लिए IMF की शर्तों के बारे में बयान पर विचार करें। रुपए का अवमूल्यन 22% है। बी, सभी सरकारी खर्चों में सालाना 10% कटौती की जाएगी। करेक्ट आंसर बताना है इसका। IMF कंडीशन क्या कहता है, डिवैल्यूएशन कर देता है रुपीज़ को 22%। ठीक है, जो रुपीज़ 21 रुपये का जो सामान आता था वो 27 रुपये का आने लग गया था। ठीक है, इतना डिवैल्यूएशन हो गया था। ठीक है, और क्या कहा था IMF ने ये कहा था कि जो इम्पोर्ट टैरिफ है उसमें कमी किया जाए। तो कितना हो गया था, 130% से सीधा 30% तक हो गया था। एक्साइज ड्यूटी को हाइक किया गया 20% तक। जो ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे वो कट डाउन किया गया 10% एनुअली। तो वीडियो हमारी यहीं तक थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। धन्यवाद। Hold me close till I get up. Time